हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनोज, आखिरी बेंच से। आज अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब आप समझ गए होंगे इस नाम से ही कि एटम के स्ट्रक्चर जानना। इस चैप्टर में अपन एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एटम्स के अंदर की संरचना, मतलब परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ, परमाणु की संरचना पढ़ सकते हैं, जो अपने लिए मिस्ट्री एंड सरप्राइज है। हमारी जो केमिस्ट्री है पूरी बेस्ड अपॉन एटम्स है एंड देयर स्ट्रक्चर। हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी क्यों हुई, क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी पड़ी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपने को डिस्कवरी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन ने बोला था एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब कोई भी एटम मिलके, तो एक या एक से अधिक एटम मिलके किसी निश्चित प्रोपोर्शन में मिलके रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो जो रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंपोजिशन का लॉ फॉलो करती है, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। ये सारे स्टेटमेंट थे डाल्टन की थ्योरी में। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट तक तो सही था इसका, डाल्टन की थ्योरी। लेकिन जब अपन किसी भी एबोनाइट, ग्लास, ये सारे को अपन रब करते हैं, मतलब घिसते हैं किसी चीज का, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया डाल्टन। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ा, यानी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल के लिए अपने को आगे बढ़ना पड़ा। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले है अपना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले विलियम क्रूक्स आए थे, जिन्होंने 1879 में स्टडी किया एक जो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज और पार्सली इवेकेटेड, मतलब उसमें से एयर को इवेकेट किया गया, वैक्यूम क्रिएट करके पार्सली, पूरा एयर बाहर नहीं निकाला, पार्सली वैक्यूम क्रिएट करके उस ट्यूब को अपन बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो ग्लास की बनी होती है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और उसके दोनों साइड दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और इसको अपन क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि क्रूग मेथड है ये। क्योंकि विलियम्स क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसको अपन क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपन बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं एनोड। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक ये है कैथोड, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। इसके दोनों तरफ देखिए ये लगे हुए हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं एनोड। इसके अंदर एयर को वैक्यूम क्रिएट किया गया है, मतलब पार्सली, पूरा एयर को नहीं किया गया लेकिन पार्सली वैक्यूम क्रिएट किया गया। वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप है ताकि अपन वैक्यूम क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के बाद एयर का जो प्रेशर हो गया वो बहुत कम हो गया। इसको जब अपन हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कैथोड रेज इमिट होगी, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज होगा, और वो जाके अपने को प्राप्त होती है यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है उसके ऊपर एक ऐसे जो एनोड लगा हुआ है, एनोड के पीछे लगा होता है ZNS का, ये जो है ZNS का फॉस्फोरेट का पर्दा लगा होता है, उसके ऊपर अपने को ग्रीन ग्लो प्राप्त होता है इसका।
तो उसको अपन बोलते हैं कैथोड रेज। क्योंकि ये कैथोड से निकली है इसलिए इसको कैथोड रेज बोलते हैं। जब हमने इसको मेटल टारगेट को हीट किया, हाई वोल्टेज दिया, तो इससे ये मेटल टारगेट से जनरेट हुई है। और उसके बाद जब एयर थी इसके अंदर, एयर में गैस के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स, इन कैथोड रेज का बम्बार्ड होने से और कैथोड रेज जनरेट हुई। इसके बाद ये एनोड के पीछे पर्दे पर, जेडएनएस के पर्दे पर अपने को प्राप्त हुई। क्योंकि ये कैथोड से उत्पन्न हुई इसलिए कैथोड रेज बोलते हैं इसको। और ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था स्टोनी ने। इसके बाद अब जब गैस का जो प्रेशर होता है इस प्रयोग के अंदर, अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ होता है। और हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं अपने को कैथोड रेज जनरेट करने के लिए, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास। तो इसके अंदर इनविजिबल रेज जनरेट होती हैं और वो अपने को जेडएनएस पे प्राप्त होती है, जिनको अपन कैथोड रेज बोल देते हैं। अब इनकी अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले जो ये कैथोड रेज है, सबसे पहली बात, कैथोड रेज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और जो ये डिफ्लेक्ट होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है। इन्हीं के बेसिस पे स्टोनी ने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब ये ट्रेवल कर सकती हैं और लाइट पैडल व्हील बना सकती है अगर रोटेट करे अपने प्लेस पे। यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। दे हैव चार्ज टू मास रेशियो, मतलब इनका E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फिक्स होता है 1.75882 इंटू 10⁻11। अब जो ये कैथोड रेज है वो एक्सरे भी प्रोड्यूस कर सकती है अगर अपन इसको मेटल पे अपन टारगेट करें तो। ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं करता मेटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का मेटेरियल क्या है और नेचर ऑफ गैस क्या है उसके अंदर जो ट्यूब ली है, कैथोड रे ट्यूब। तो यानी कि इससे यहाँ पे क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है सभी मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक मिलिकन एक्सपेरिमेंट है जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तेल बूंद प्रयोग। इसमें एक एटोमाइजर होता है। एटोमाइजर का काम क्या होता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करना। फिर इसके अंदर एक चार्ज प्लेट होती है। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज प्लेट के एक टाइनी होल से गुजरते हैं तो ये एक कंडेंसेटर का काम करता है। जो चार्ज प्लेट है ये कंडेंसेटर का काम करता है। इसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उनको अपन देख सकते हैं टेलीस्कोप से द्वारा। और जो इसके अंदर अपन जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स पास होकर नीचे गिरती हैं तो इनको चार्ज करने के लिए एक्सरे सोर्स यूज करते हैं। एक्सरे सोर्स क्या करता है? इनको चार्ज कर देता है। चार्ज करने के बाद इसमें इस मेथड में अपन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या अप्लाई किया है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग फील्ड उसके हिसाब से अपन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। इसमें अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक एटोमाइजर होता है। एटोमाइजर का काम बता दिया मैंने। फिर ये नीचे मोशन करेगा डाउनवर्ड, तो कंडेंसर का काम करेगा मेटल प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज है जिसको बोलते हैं एनोड। फिर ये जो ड्रॉपलेट्स है इनका मास कैलकुलेट करते हैं अपन और इनका कोलिजन करवाते हैं गैसियस आयन के साथ। कोलिजन होने के बाद क्या होगा? ये जो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गई, अब इनको चार्ज कर दिया हमने, चार्ज हो गई ये ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब ये चार्ज होने के बाद जो मेटल प्लेट है नीचे वाली वो नेगेटिव है, जिसको अपन कैथोड बोलते हैं। जिसको कैथोड मतलब क्या होगा? एक तरह से इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो जो या तो अट्रैक्ट करेगा
या उसको रिटार्ड करेगा या एसिलेट करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। तो क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज अप्लाई, यानी दोनों प्लेटों के बीच कितना वोल्टेज अप्लाई किया एनोड एंड कैथोड के बीच। इन दोनों को मेजर करने के बाद, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के बाद मिलके ने कंक्लूड किया कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है, चार्ज है यहाँ पे, चार्ज। क्यू यहाँ पे चार्ज है, एन बराबर 1 2 3 टाइम्स है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतना चार्ज किसी भी मेटल जो टारगेट है उस पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मतलब ई का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं अपन। तो ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू होता है 1 पॉइंट माइनस, मतलब कैथोड रेज है इसलिए माइनस नेगेटिवली चार्ज इन पे, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ई का वैल्यू इतना होता है। अब मास बाई ई बाई एम रेशियो, मतलब चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया था हमने जे थॉमसन ने। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास बराबर हो जाएगा चार्ज डिवाइड बाई चार्ज बाई मास रेशियो। तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम बच जाएगा। तो यहां से ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ई बाई एम रेशियो 1.7588 इंटू 10⁻11। तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ये सारा अपना फंडामेंटल था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी, ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले कैथोड रेज प्रोड्यूस की गई थी कैथोड से, तभी इनका नाम कैथोड रेज रखा गया था। उसके बाद कैथोड रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर गैस है, उसके ऊपर बम्बार्ड किया गया गैस मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल थे उसके अंदर, गैस ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर बम्बार्ड किया गया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का, तो वहां से कैथोड रेज इमिट होती है। तो ये ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज था। अब इसके बाद अपन देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की क्यों आवश्यकता पड़ी। जो अपना मैटर होता है, मैटर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एटम्स में क्या होते हैं कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन हमने तो देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से एटम्स नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, लेकिन क्या देखा कि एटम्स होता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसके अंदर ऐसा और भी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण इस पे न्यूट्रलिटी आती है। तो कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तभी एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने एक स्पेशल टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब डिजाइन की, और उसने पॉजिटिवली मतलब कैथोड रेज के विपरीत जो प्रॉपर्टीज होती है उनके हिसाब से नई रेज जनरेट करवाई दिखाई, जिनको बोलते हैं कैनाल रेज। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, सेम वैसा ही सेटअप था, बस इसमें ऐसा क्या था, इसमें वही लो प्रेशर था, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर क्या हुआ, यहां से कैथोड रेज का बम्बार्ड किया गया एनोड के ऊपर, कैथोड रेज का बम्बार्ड हुआ एनोड के ऊपर। तो एनोड से एनोड रेज जनरेट होके कैथोड की तरफ ट्रेवल करने लगी, और ये कैथोड के होल में जाके इमर्ज हो रही थी, इसी से इसको नाम दिया गया एनोड रेज और कैनाल रेज। और जब ये नेगेटिवली चार्ज से अट्रैक्ट होती है तो इसको मतलब इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम दिया क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड से उत्पन्न हुई है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे अपन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। कैथोड रे की तरह ही ये एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। एनोड रेज पे था नेगेटिवली चार्ज, एनोड रेज पे होता है पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड रेज पे था नेगेटिव चार्ज। ये जो होती है
मेड ऑफ मेटेरियल पार्टिकल, मतलब मेटेरियल जो होता है उस पर डिपेंड करती है एनोड रेज। द वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा एनोड रेज जो फाउंड की है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में जो अपने गैस ली है उस पर डिपेंड करता है कितना उस पर चार्ज होगा। तो मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन अगेन नेचर ऑफ गैस। द चार्ज बाई मास रेशियो डिपेंड अपॉन गैस, क्या लिया हमने, यानी सारा जो इसमें होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत होता है। इसमें डिपेंड नहीं कर रहा था, चार्ज भी डिपेंड नहीं कर रहा था, मास भी डिपेंड नहीं कर रहा था, इसमें डिपेंड करता है। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में उसके अपोजिट होता है, क्योंकि इस पे चार्ज उसका जस्ट अपोजिट है। अब देखते हैं अपन ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। सबसे पहले इसको अपने कैसे प्रोड्यूस किया था, एनोड के ऊपर कैथोड रेज का बम्बार्ड किया था, मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज होती है उनका बम्बार्ड किया एनोड के ऊपर, तो वहां से एनोड रेज इमिट हुई थी। इसके कारण क्या हुआ, एनोड रेज ट्रेवल करने लगी थी कैथोड की ओर, तो इनका ई बाई एम रेशियो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस क्या लिया है और मटेरियल क्या अपना एनोड का। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन क्या होता है, सेम एज ए इलेक्ट्रॉन, बस कितना अंतर है इसमें, पॉजिटिवली चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन जो आता है वो आता है 1.672 इंटू 10⁻27, यानी कि मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, उसमें 10⁻31 था, उससे ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। ये था अपना एनोड रेज, जिनको अपन कैनाल रेज बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं अपन प्रोटॉन। अब इसके बाद अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे क्योंकि अपने को ऐसा कुछ मैटर ऐसे भी मिले एक्सपेरिमेंट करने पे। सन 1920 में रदरफोर्ड नामी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जब कोई भी मैटर होता है एटम से मिलके बना होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी और उसके हिसाब से न्यूट्रल होना चाहिए, और इनका जो मास होता है एटॉमिक मास वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ इनका मास उससे कुछ ज्यादा आ रहा था। तो इस चीज को सन 1932 में चैडविक ने इसको प्रूव किया कि जब एक बीम अल्फा पार्टिकल होता है टू हीलियम 4, मतलब हीलियम का बम्बार्ड किया किसके ऊपर, बेरिलियम पे, तो एक नया टाइप का पार्टिकल इजेक्ट हुआ उसके अंदर से, बेरिलियम के अंदर से, जिसका मास लगभग एग्जैक्ट नहीं, मैं उसके तो लगभग प्रोटॉन के बराबर था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, थोड़ा बहुत ही अंतर था। तो इस हिसाब से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी। अब इसके अंदर कुछ रिएक्शन देखते हैं। इसमें अपन बोरॉन ले लेते हैं, अपन बोरॉन 5b11, इसके ऊपर अपन बम्बार्ड करवाते हैं 2 हीलियम 4 की, तो बन जाता है 7 नाइट्रोजन 14 और 0 N1, ये जो बना ये है न्यूट्रॉन। इसी प्रकार बेरिलियम पे करवाया तो 6 कार्बन बन गया और एक न्यूट्रॉन इजेक्ट हुआ। इसी प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की, लेकिन इसको प्रूव किसने किया, चैडविक ने, तो चैडविक ने प्रूव किया इस थ्योरी को। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इस प्रकार हुई। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको समराइज करते हैं, सबसे पहले समराइज करते हैं। एक ब्लॉक बना रखा है, ब्लॉक डायग्राम मैंने, नेम ऑफ डिस्कवरर, सिंबल, चार्ज और मास। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की सर जे थॉमसन ने, इसको अपन ई से डिनोट करते हैं, इस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने,
और प्रोटॉन को अपन पी से डिनोट करते हैं। इस पे चार्ज होता है पॉजिटिवली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। फिर आता है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की चैडविक ने, जिस पे सिंबल होता है एन और उस पे मास होता है, इसका चार्ज होता है 0, मास होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया है। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज हमने डिस्कस किया। कैथोड रेज क्या होती है, एनोड रेज क्या है, उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कीजिए उनके बीच में, कैथोड एंड एनोड रेज के बीच में। विच एलिमेंट हैज नो न्यूट्रॉन एक्सपेक्ट ऑल एलिमेंट्स हैज न्यूट्रॉन्स। ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। मतलब सभी एलिमेंट्स के पास न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ऐसा एलिमेंट भी होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। अगले लेसन में हम इसको डिस्कस करने वाले। तब तक आप चैप्टर को रीड करिए। थैंक यू वेरी मच।